हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबुल फजल की मोनार्की के बारे में। ये हमारा जो पेपर है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की लास्ट यूनिट है और इस पेपर की बाकी की जो भी वीडियोस हैं सारी यूनिट्स की एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा बाकी के भी जो पेपर्स हैं आपके, उन पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हो अलग अलग पेपर्स की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अबुल फजल ने के क्या पॉलिटिकल आइडियाज थे और स्पेसिफिकली उन्होंने मोनार्की के बारे में क्या बोला है। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। अकबर के पास 9 ऐसे सलाहकार थे जो उन्हें अलग अलग विषयों पर अलग अलग मुद्दों पर सलाह दिया करते थे शासन व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है। तो उनमें से एक थे अबुल फजल, बहुत ही करीबी और बहुत ही जो है उनके करीब के सलाहकार थे अबुल फजल, जो अकबर को सलाह देते थे शासन व्यवस्था पे कि किस प्रकार से शासन को चलाना है। ठीक है। तो अबुल फजल a prominent 16th century Mughal historian and the trusted speaker of Emperor Akbar composed the monumental work अकबरनामा। जैसा कि मैंने बताया ये अकबर के बहुत ही ट्रस्टेड लोगों में से थे और इन्होंने अकबरनामा नामक किताब की रचना की, जिसमें इसने क्या किया था, जो भी मोनार्की से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी कंसेप्ट है, उन सबको इसमें लिखा था अकबरनामा में। ठीक है। तो अकबरनामा क्या है, इनका पॉलिटिकल सोर्स है जहां से हमें इनके आइडियाज के बारे में पता चलता है। ठीक है। विद इन दिस लिटरेरी मास्टरपीस अबुल फजल एक्सप्लोर्ड द कंसेप्ट ऑफ मोनार्कियल अथॉरिटी विद पर्टिकुलर डिटेल, शेडिंग लाइट ऑन द फाउंडेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ इंपीरियल पावर ड्यूरिंग द मुगल ईरा। इस रचना में इस साहित्यिक रचना के अंदर अबुल फजल ने मुगल काल के दौरान शाही शक्ति की किस प्रकार से नींव रखी गई और वो इस पावर को कैसे एक्सरसाइज करते थे, उस पर उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। और राजशाही यानी कि मोनार्की की क्या अथॉरिटी की क्या अवधारणा है, उसका बहुत ही सूक्ष्म पर्टिकुलर एक एक डिटेल के बारे में विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि अबुल फजल की रचना है अकबरनामा और अकबरनामा में अबुल फजल ने मोनार्की के बारे में बारीकी से लिखा हुआ है और उसमें अकबर के शासन काल में जो व्यवस्था थी, जो मोनार्की थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। In his comprehensive account, Abul Fazl delves into many dimensions of monarchical authority with focus on the balance between absolute rule and the responsibility of a just and enlightened ruler। तो क्या है कि इन्होंने जो अपना काम लिखा है जिस किताब में, उन्होंने उसमें बैलेंस किया है कि एक एब्सोल्यूट रूलर कैसा होता है, कि मोनार्की है तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि मोनार्की में सबका सारा का सारा किसकी बातें मानी जाती हैं, एम्परर की, रूलर की। ठीक है ना। तो उसने उसमें बैलेंस करने की कोशिश की है कि मोनार्की है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। उसने उसने उसमें बताया भी है कि एक जस्ट, एक न्यायपूर्ण और एक जो है प्रबुद्ध, एक जो अच्छा शासक की क्या जिम्मेवारियां हैं, उसमें अबुल फजल ने ये बताने की कोशिश की है कि अकबर जो है एक मोनार्क है। एक उन्होंने जो है मोनार्की का कंसेप्ट दिया है, लेकिन मोनार्क भी कैसा होना चाहिए, एक जस्ट रूलर होना चाहिए, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको फुलफिल करना जरूरी होता है शासक का, चाहे वो मोनार्क हो या कोई भी हो, चाहे वो एब्सोल्यूट रूलर हो। ठीक है। As the wazir and close confidant of Emperor Akbar, Abul Fazl was uniquely positioned to provide insights into the governance philosophy that defined the Mughal Empire at its peak। तो उसका क्लोज वजीर होने की वजह से और अकबर के बहुत समीप होने की वजह से, बहुत ही क्लोज एक तरीके से बोल से सलाहकार होने की वजह से अबुल फजल ने बहुत ही यूनिकली
इन सारी चीजों को मैनेज किया है कि उसने अकबरनामा में गवर्नेंस फिलोसफी के बारे में भी बताया है, जो फिलोसफिकल दर्शन है उस शासन से संबंधित जो ज्ञान है उसके बारे में भी बताया है, साथ ही साथ मुगल एम्पायर के बारे में कि किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था के तहत मुगल एम्पायर कैसे फला फूला, उन सब चीजों का भी डिस्कस किया है। The Akbarnama serves not only as a historical record but also as a philosophical treatise on the nature of authority and leadership. अकबरनामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक जो है अधिकार और नेतृत्व की प्रकृति को दर्शाने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, अबुल फजल कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्रेसिव टेक्स्ट weave together a narrative that transcends mere historical documentation, offering readers a profound understanding of the ideals and challenges associated with monarchical authority in the context of the Mughal dynasty. अबुल फजल ने जो गहरी टिप्पणियां दी हैं और जो बात की हैं उनसे पता चलता है उसमें यानी कि अकबरनामा में अबुल फजल ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो अपना जो टेक्स्ट जो लिखा है, जो बातें उन्होंने लिखी हैं, उसमें क्या है, उससे पढ़ करके उसको हमें पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि वो पढ़ने वालों को ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडल्स एंड चैलेंजेस, वो ऐसे आदर्शों की और चुनौतियों की गहरी समझ प्रोवाइड करता है, किसके बारे में, मोनार्कियल अथॉरिटी के बारे में, यानी कि राजशाही से जुड़ी हुई जो सत्ता है, किसके संदर्भ में, मुगल्स के संदर्भ में। ठीक है, कि मुगल में के टाइम में मुगल राजवंश में किस प्रकार की मोनार्कियल अथॉरिटी थी और उसमें कौन कौन से आदर्श थे, कौन कौन सी अच्छी बातें थी और कौन कौन से चैलेंजेस थे, इसके बारे में अबुल फजल ने अकबरनामा में बहुत ही गहनता से लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, क्या लिखा है उसने। अबुल फजल्स कंसेप्ट ऑफ मोनार्की। The real manifestation of the concept of monarchy of Mughals took place during the rule of Akbar. The state ideology of Mughals were articulated by Abul Fazl. मुगलों की राजशाही की अवधारणा की वास्तविक अभिव्यक्ति अकबर के शासनकाल में हुई। मुगलों की राज्य की विचारधारा को अबुल फजल ने अकबरनामा में व्यक्त किया है। While writing the history of Akbar, it seems that Abul Fazl felt the need of giving justification to the actions of his monarch. अकबर जब उन्होंने अकबरनामा लिखा या अकबर के बारे में लिखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि अबुल फजल ने अकबर के बारे में यानी अपने सम्राट ने जो उन्होंने कार्य किए उनको सही ठहराने की कोशिश की है, कि जो भी अकबर ने जो जो भी काम किए, फॉर एग्जाम्पल उसने अकबर की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने हिंदू राजाओं की लड़कियों से शादी की, तो अबुल फजल ने ये डिप्लोमेटिक इसको मैरिज को जो है डिप्लोमेटिक दिखाने की कोशिश की है अकबरनामा में। ठीक है, और क्या बताने की कोशिश की है, दैट अकबर वाज एन आइडल मोनार्क कुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेटिंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की व्हिच वुड वेल इन कन्फर्म टू हिज एक्शंस। और क्या बताने की कि अकबर एक आदर्श सम्राट था और ये मानक स्थापित करने की कोशिश की है कि ये मानक स्थापित किया जा सकता है कि राजशाही की संस्था और उनके कार्यों के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सही किए हैं। थ्रो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की वाज इन ट्रेंड इन दो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की वाज ट्रेंड इन the Islamic civilization, yet Abul Fazl tried to provide a fresh interpretation. हालांकि उस टाइम में मोनार्की इस्लामिक सिविलाइजेशन में मोनार्की ऑलरेडी थी, कि यानी कि जो भी इस्लामिक सिविलाइजेशन था वहां पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो मोनार्की ही था, फिर भी जो अबुल फजल ने है उसको एक अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, उसको अलग तरीके से उसको उसकी व्याख्या की है। स्कॉलर्स बिलीव दैट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द तिमुरिद structure of the monarchy and the ideas of the famous Sufi Sant Shihabuddin Suhrawardi.
यद्यपि इस्लामिक सभ्यता में राजशाही की संस्था पहले से ही प्रचलन में थी, फिर भी अबुल फजल ने एक नई इसकी व्याख्या प्रदान करने की कोशिश की है। अगर विद्वानों की अगर हम माने तो जो राजशाही है वो किसके तैमूरी संरचना से मिलती जुलती है, और जो अबुल फजल हैं वो प्रसिद्ध सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के विचारों से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं जब हम अकबरनामा को पढ़ते हैं तो। According to it, he believed that there is a divine radiance. अबुल फजल के हिसाब से हर किसी के पास जो है एक दिव्य चमक होती है। रेडियंस का क्या मतलब होता है कि एक दिव्य चमक होती है। फर ए इजादी इस टर्म को बोलते हैं इस्लाम में या उर्दू में। In every person, but only the highest person can be the leader of his era. लेकिन अबुल फजल के हिसाब से ये जो चमक है, ये जो दिव्य चमक है या जो दिव्य शक्ति है, जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा होगी वही उस समय का लीडर बन सकता है। This ideology was also at the core of the kingship theory propounded by अबुल फजल। और यही जो विचारधारा है वो जो अबुल फजल ने अपना जो कंसेप्ट प्रतिपादित किया है उसका मूल है, एकदम से कोर प्रिंसिपल है कि जो है लीडर कौन बनेगा, जिसके पास ये डिवाइन रेडियंस जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म द मुगल कंसेप्ट ऑफ मोनार्की। अब हम नीचे में जो है बहुत सारे चीजों का डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स का जो कि मुगल कंसेप्ट ऑफ मोनार्की को दर्शाते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या है, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप। तो मोनार्की का जो अबुल फजल ने कंसेप्ट दिया है, वो जो मोनार्की है वो कैसी है, डिवाइन है। ठीक है। किंगशिप कैसी है, डिवाइन है, शासन का दिव्य सिद्धांत है। डिवाइन क्या होता है कि जो राजा है, जो शासक है, वो भगवान ने भेजा। तो यहाँ पर अबुल फजल के हिसाब से जो किंग है, जो एम्परर है, वो किसने, अल्लाह ने भेजा है। ठीक है। Abul Fazl has explained Akbar's views regarding the sovereign attitude towards his subjects. अबुल फजल ने जो अकबर का जो रवैया है वो अपनी प्रजा के प्रति और उनके विचार जो हैं उनको जो है किस प्रकार से सोवरन एटीट्यूड के बारे में बताया कि बहुत ही संप्रभु था, बहुत ही जो है सोवरन एटीट्यूड था अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति। He says that the king was something more than an average human being. उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, अबुल फजल के हिसाब से जो राजा है, जो एवरेज ह्यूमन बींग्स है, जो आम लोग हैं, उनसे मोर देन मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि उसमें डिवाइन जो डिवाइन अथॉरिटी है वो ज्यादा होती है। He was the representative of God on the earth and his shadow. अबुल फजल के हिसाब से जो राजा है वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है इस पृथ्वी पर, और या उसकी शैडो होती है। ठीक है। भगवान के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि है या भगवान का ही स्वरूप है। He was given greater knowledge and wisdom than any other human being. भगवान ने उस रूलर को सबसे ज्यादा नॉलेज और विजडम, सबसे ज्यादा बुद्धि उस व्यक्ति को ही दी है, यानी कि राजा को ही दी है। Kingship was God's gift and was not bestowed out till many thousand grand requests were gathered in an individuals. और किंगशिप जो है वो किसका है, भगवान का ही गिफ्ट है, भगवान के द्वारा दिया हुआ, मानव सभ्यता को दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब अबुल फजल के हिसाब से, according to him, state power is the light emanating from God and the ray emanating from the sun. Akbar and other Mughal rulers assumed the title of Zile Ilahi, for example, shadow of God. तो अबुल फजल के हिसाब से राज्य शक्ति जो है वो क्या है, ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश है, ईश्वर से निकलने वाली लाइट है, और जो सूर्य के से निकलने वाली किरण के हिस्से की तरह है। ठीक है। और अकबर और अन्य मुगल शासकों को जीले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि भी धारण की थी। दिस डिवाइन प्रिंसिपल
This divine principle of kingship increased the power of Mughals and imparted a feeling of respect and admiration for the position of the emperor. उनके अनुसार राज्य जो है जो डिवाइन है, जो किंगशिप है वो डिवाइन प्रिंसिपल पे आधारित है. दिस डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप इंक्रीज द पावर ऑफ मुगल्स, और इस दैवीय शक्ति ने जो मुगल्स की पावर को इंक्रीज किया एंड इम्पार्टेड अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द एम्परर, और राजा की जो पोजीशन है उसको और ज्यादा और ज्यादा उसको जो है रिस्पेक्ट प्रोवाइड की. अबुल फजल बिलीव दैट द टर्म पदशाहत बादशाहत meant an established owner, where पद means stability and शाह stands for owner. तो अबुल फजल का मानना है कि जो पदशाहत है यानी कि बादशाहत शब्द का अर्थ है एक स्थापित मालिक, जहां पे पद का अर्थ हो सीधा सीधा अर्थ है स्थिरता से, और शाह का अर्थ है मालिक. ठीक है, कि मालिक जो है वो स्थिर खड़ा हुआ है यानी कि वो बहुत पावरफुल है. Therefore, Padshah means powerful and established owner who cannot be removed by anyone. इसका मतलब ये हुआ कि जो पदशाहत है यानी कि बादशाहत जो है वो बहुत ही पावरफुल है और इस्टेब्लिश्ड ओनर है, उसको किसी के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है. In the Mughal Empire, the Badshah had a superior place. मुगल एम्पायर में बादशाह का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है. He was the ultimate authority on all social, economic, political and judicial powers. सारी की सारी जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? वो राजा में निहित हैं. This theory of बादशाहत was a combination of Mongol, Turkish, Iranian, इस्लामिक एंड इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. ये जो थ्योरी उन्होंने दी है बादशाहत की, किसने? अबुल फजल ने. ये कॉम्बिनेशन है मंगोल थ्योरी का, तुर्क थ्योरी का, ईरानियन, इस्लामिक और जो भारतीय राजनीतिक, जो प्राचीन राजनीतिक परंपराएं हैं जिनमें राजा की क्या क्या पावर हैं उनके बारे में बताया गया. तो इनका मिक्सचर है ये. ठीक है, अबुल फजल ने बादशाह को, मुगल एम्पायर का जो बादशाह है उसको जो सुपीरियर माना है, और उसमें उसको जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जुडिशियल पावर्स दी हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है. इस तरीके की पावर्स जो है मंगोल, तुर्किश, ईरानियन, इस्लामिक और इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में भी देखने को मिलती है. While the rule of the king is legitimate in the divine light, but it does not imply that it liberates the ruler from his duties. हालांकि जो किंग है वो लेजिटिमेट है और डिवाइन लाइट उसके ऊपर है, यानी कि वो भगवान का भेजा हुआ है, यानी कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है वो, अल्लाह का भेजा हुआ रूलर है वो, फिर भी लेकिन वो लिबरेट नहीं है. लेकिन लिबरेट का मतलब वो फ्री नहीं है अपनी ड्यूटीज से, उसकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, वो बाउंड है, ड्यूटीज से बाउंड है. तो अबुल फजल का जो राजा है वो क्या है? जो एम्परर है वो बाउंड है ड्यूटीज से. ही मेक्स एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द जस्ट एंड द अनजस्ट रूलर. इसी को ध्यान में रखते हुए अबुल फजल ने जो न्यायिक और अन्यायिक जो राजा है, जस्ट और अन्यायी जो राजा है, एक न्यायी और अन्यायी राजा है, उसके बीच में अंतर उन्होंने बताया है. इट इज ओनली अ जस्ट रूलर. उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट रूलर हु इज एबल टू कन्वर्ट लाइक अ सोल्ट बेड द इम्प्योर इनटू प्योर एंड बैड इनटू गुड. उनके हिसाब से एक न्यायिक शासक जो है कर गया कौन है? जो नमक बिस्तर की तरह पतित को शुद्ध, बुरे को अच्छे में परिवर्तन करने में सक्षम हो. यानी कि जो एक अच्छी चीज को बुरी चीज में और बुरे को अच्छे में परिवर्तित करते, वही एक जस्ट रूलर है. द जस्ट रूलर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर रीजन एंड फेदरली लव टू ऑल द सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और क्रीड. उनके हिसाब से जो जस्ट राजा है, जो न्यायिक राजा है, वो कैसा है? वो उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए. उसके पास जो है हर चीज को के रिस्पेक्ट फॉर रीजन एंड
फादरली लव टू ऑल, उसके पास जो है तर्क शक्ति होनी चाहिए, और उसको अपने जितने भी उसकी जनता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी पंथ से क्यों ना हो, सबको एक पिता के समान उनको प्यार देना है, समान प्यार देना है। तो वो क्या बता अबुल फजल यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मोनार्की कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, कैसा मोनार्क होना चाहिए, जस्ट रूलर होना चाहिए। ठीक है, वो भगवान का दिया हुआ भेजा हुआ है, वो अल्लाह का भेजा हुआ है, लेकिन वो एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उसकी भी अपनी ड्यूटीज है जिसको उसको पूरा करना है। और वो यहाँ पर वो उनकी ड्यूटीज बता रहे हैं कि कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज हैं। उन्हें जस्ट होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से बिलोंग करता हो, उसका सब्जेक्ट, राजा का सब्जेक्ट यानी कि राजा की जनता। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, the king had no say in religious matters, but when Akbar became the king, he made himself the tonal authority even in religious disputes vis-a-vis the Islam Imam Adil, because he followed the order of God and he could not be wrong. जब दिल्ली सल्तनत थी ना, उस टाइम पे राजा जो है वो धार्मिक जो मुद्दे थे उनसे अलग ही रहता था। धार्मिक जो रिलीजियस मैटर्स थे ना, उन पे अपनी राय नहीं देता था, उन पे अपने डिसीजंस नहीं देता था। लेकिन अकबर के टाइम में जब अकबर राजा बने, तो उन्होंने अपने आप को जो है धार्मिक मुद्दों को भी सुलझाने के लिए अपने आप को टोनल अथॉरिटी बना लिया। ठीक है, और इन सारे डिस्प्यूट्स को इमाम आदिल के उसमें उन सब चीजों को वो सुलझाया करते थे। ठीक है, और क्योंकि उनके हिसाब से ही फॉलोड द ऑर्डर ऑफ गॉड एंड ही कुड नॉट बी रोंग, और उन्होंने किस बात पे ज्यादा ध्यान दिया कि वो भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं और वो गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राजा को जो है हर प्रकार के डिसीजंस लेने की, अबुल फजल के जो मोनार्क है उसको हर प्रकार के मुद्दों पर जो है निर्णय लेने का अधिकार था, यहाँ तक कि धार्मिक मुद्दों पर भी। ठीक है, therefore people must follow his order, इसीलिए क्योंकि वो भगवान का ही आदेश पालन कर रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को उसका जो वो निर्णय दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट अकबर वाज द आइडल किंग फॉर अबुल फजल, एंड दैट्स व्हाई ही व्यूड अकबर एज द कंप्लीट मैन हु कुड नेवर बी रोंग। इस हिसाब से अबुल फजल के हिसाब से जो अकबर हैं वो एक आइडल किंग है, उससे बेहतर राजा हैं, और एक पूर्ण कंप्लीट मैन है जो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सेपरेशन इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने धर्म और राजनीति में अलगाव की क्या बात की है। ठीक है, अबुल फजल वांटेड टू डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर। अकबर वाज इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी ऑफ रूलर ओवर ऑल other elements of the state and did not like the unwarranted interference of ulema class in politics. तो अबुल फजल जो है धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग रखना चाहते थे, लेकिन अकबर राज्य के अन्य सभी तत्वों पर शासक का अधिकार स्थापित करने में ज्यादा रुचि रखते थे, और राजनीति को उलेमा वर्ग के अनुचित हस्तक्षेप से अलग रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो रिलीजियस, जो उलेमा वो बोलते हैं, जो रिलीजियस जैसे हमारे यहाँ पे पुजारी होते हैं ना हिंदूज में, उसी में उस टाइम पे राजा को धार्मिक मामलों पर सलाह देने के लिए उलेमा हुआ करते थे। तो अकबर नहीं चाहते थे कि ये उलेमा जो है राजनीतिक मामलों में भी अपनी टांग अड़ाएं। He wanted to eradicate the influence of ulema class and conduct his गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल फ्रेंडली प्रिंसिपल्स। और वो क्या चाहते थे कि वह उलेमा वर्ग के प्रभाव को खत्म करना चाहते थे, और अपनी सरकार की नीतियों को जन हितैषी बनाना चाहते थे, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स वो अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी कैसी लाना चाहते थे, जो पीपल फ्रेंडली हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो। ठीक है, ऑन September 2nd 1579 CE, through a decree named Mahajar, uh,
measure, Akbar was acknowledged as the supreme power to make final decisions in the controversial issues arising out of the interpretation of the Quran. 2 सितंबर 1579 ईस्वी को मजहर नामक एक डिग्री के माध्यम से अकबर को कुरान की व्याख्या से उत्पन्न विवादास्पद मुद्दों में अंतिम निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि 1579 में अकबर ने कि कुरान से संबंधित कोई भी अगर इशू होता है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? अकबर का होगा। अच्छा, अधेरेंस टू द पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल। सुलेह-ए-कुल की नीति क्या थी और कैसे उसका पालन किया जाता था? ये अबुल फजल ने ही ये सारी चीजें दी हुई हैं कहाँ पे? अकबरनामा में, और उनके मोनार्की के कंसेप्ट में ये सारी चीजें जरूर आएंगी। द पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल, यूनिवर्सल पीस, pervades all of Abul Fazl's political and religious theories. It occupied an important place among the elements that form the Mughal theory of kingship. The most important feature of Mughal theory of kingship was accepting the secular form of the state and adopting the policy of religious tolerance. सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति। सुलह-ए-कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस की नीति अबुल फजल के सभी राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों में हमें देखने को मिलती है। इसमें उन तत्वों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान के बार को दर्शाया गया है जिसमें शासन के मुगल सिद्धांत का गठन किया। यानी कि इट ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप। मुगल थ्योरी के जो किंगशिप के बारे में जो दिखाता है, उसमें सुलह-ए-कुल, यूनिवर्सल पीस जो है वो सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है उसका। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज एक्सेप्टिंग द सेक्युलर फॉर्म। और मुगलों की जो राज सत्ता की जो थ्योरी है, किंगशिप की जो थ्योरी है, उसमें सेक्युलर फॉर्म ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया गया। यानी कि उनका जो स्टेट है वो सेक्युलर है, उसमें जबरन किसी को भी धर्म परिवर्तित नहीं किया जाता है। और उसने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया है। यानी कि उनके हिसाब से उनके जो सब्जेक्ट हैं, मुगल्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनता है, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकती है। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है उनकी जो शासन व्यवस्था है। ठीक है। Abul Fazl believes that the ideal of Sulh-e-Kul was the foundation of enlightened governance. This doctrine of peace says that the agent of God could not practice discrimination among the various faiths present in the society. अबुल फजल का मानना है कि सुलह-ए-कुल का आदर्श जो है वो एक बहुत ही प्रबुद्ध शासन व्यवस्था की नींव रखता है, और ये जो डॉक्ट्राइन है वो शांति पर आधारित है, जो कि बोलता है कि भगवान ने किसी भी, जितने भी जो फेथ्स हैं सोसाइटी में, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई भी भेदभाव नहीं किया है, और राजा को भी ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजा को धर्म के मामले में लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और उनको उनके हिसाब से जो भी वो धर्म को फॉलो करना चाहें उसको मानने देना चाहिए। इन सुलह-ए-कुल all religions and sects had freedom of expression. सुलह-ए-कुल के हिसाब से सभी धर्मों के और सभी पंथों के लोगों को अपने आइडियाज को मानने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की आजादी है। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं। The only condition was that they would neither harm the monarchy nor fight among themselves. सिर्फ कंडीशन क्या थी कि वो ना तो ही वो मोनार्की को किसी भी प्रकार को, यानी कि राज सत्ता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ना ही आपस में जो बाकी के जो रिलीजन्स हैं उनके साथ में लड़ाई करेंगे। Actually, this policy was the need of the hour to justify the religious policy of Akbar. जो सुलह-ए-कुल है क्यों जस्टिफाई की जा रही है? क्योंकि उस टाइम में जो अकबर की रिलीजियस को लेकर के जो पॉलिसीज थी कि उन्होंने खुद से ही एक दूसरे धर्म में जाकर के शादी की। ठीक है।
उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए ये जो सुलह कुल में जो बातें लिखी गई, जो पॉलिसीज अपनाई गई, उसी चीजों को डिफाइन करने के लिए थी, डिफेंड करने के लिए थी। Even sovereignty was not continued to any particular faith. It was thought that all religions were in essence the same, but only the faith differs. इवन जो फेथ था, जो बिलीव था, वो क्या था कि सारे के सारे रिलीजन्स एक ही तरीके से हैं, बस उनका जो पाथ है वो अलग अलग है, उनका रास्ता अलग अलग है, लेकिन सारे के सारे रिलीजन एक ही बात करते हैं। इट बिकेम ओवर रीचिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें, सुलह कुल में बोली गई हैं। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, सभी धर्मों के लोगों को जो है, तो जो अबुल फजल का जो राजा है, उसका जो शासन व्यवस्था है, वो मोनार्की है, वो कैसी है, वो रिलीजियस टॉलरेंस पे बेस्ड है, वो सेक्युलर है। सभी धर्मों के लोग वहां पर जो है रह सकते हैं। राजा जो है किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा, सभी के सभी अपने धर्मों को मानने के लिए, अपने हिसाब से उनको एक्सप्रेस करने के लिए रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनको। किसी भी प्रकार से वो धूमधाम से अपने त्योहार मना सकते हैं, बस शर्त यही है कि वो ना तो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के धर्म के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, और ना ही उनकी जो एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, उससे मोनार्की को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, in a multi-religious country like India, the theory of monarchical sovereignty was more relevant. Here, sovereignty was not related to any religion because he considered that monarch was above all religions. He endorsed the good values of different religions and thus brought together different faiths of maintaining peace everywhere. अबुल फजल के हिसाब से भारत जैसे बहुधर्म वाले देश में राजशाही संप्रभुता का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक था, यानी कि मोर रेलिवेंट है मोनार्की रेदर देन मल्टी रिलीजन्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टी रिलीजन्स। यहाँ पर यानी कि भारत में संप्रभुता किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थी, क्योंकि वह सबसे सर्वोच्च है और सम्राट जो है सभी धर्मों से ऊपर है। ठीक है, सारे धर्मों से सम्राट जो है, जो किंग है, एम्परर है, वो ऊपर है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के अच्छे मूल्यों का समर्थन किया और इस प्रकार हर जगह शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न धर्मों को एक साथ लेकर के आए। उन्होंने एक उपयुक्त धार्मिक स्थिति का पालन करके उन गुणों को बनाए रखने की कोशिश की है। ठीक है, उन्होंने सारे धर्मों में से अच्छे अच्छे जो भी एप्रोप्रिएट जो रिलीजियस जो क्वालिटीज थी, उनको निकाल करके उनको संजोने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आफ्टर असेसिंग अबुल फजल, we may conclude that a sovereign must have the spirit of tolerance for the existing beliefs, and he could not reject the traditional conduct of his people, which was necessary and complementary. तो अबुल फजल की अभी तक की बातें पढ़ने के बाद से हम ये एसेस कर सकते हैं, इसका आंकलन कर सकते हैं कि जो सोवरन है, जो संप्रभु है, जो राजा है, उसे जो है टॉलरेंस की, उस पर जो सहिष्णुता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, है ना, उन सब को वो एक साथ लेकर के आए। उसे अपने लोगों की पारंपरिक आचरण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? जो कि आवश्यक हैं, वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं और कंप्लीमेंट्री हैं। यानी कि राजा कैसा होना चाहिए, उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, कि वो उसकी प्रजा जो है अलग अलग धर्मों को फॉलो करती है। ऐसा नहीं, औरंगजेब जैसा नहीं होना चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को सही तरीके से समझाना चाहूँ तो औरंगजेब ने क्या किया था, उसने जो भी जबरदस्ती हिंदू लोगों को मुसलमान बनाना स्टार्ट कर दिया था। या हम ये जबरदस्ती वाला सीन जो है हम दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी देखते हैं कि बहुत सारे एम्परर ऐसे हुए जिन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर उनको विवश किया। ठीक है, तो अबुल फजल का जो मोनार्की है, जो राजा है, वो इस प्रकार का नहीं है। वो उसके अंदर स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस फॉर एग्जिस्टिंग बिलीफ है। वो सभी के सभी लोगों के जो बिलीफ्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको मानने वाला है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला है। ठीक है,
Abul Fazl justified Akbar's views by promoting him as having a rationalist approach to social reforms. अबुल फजल ने अकबर के विचारों को उचित ठहराते हुए उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए एक तर्कवादी दृष्टिकोण के रूप में प्रचलित किया है. He argued that Akbar did so as he wanted to build a country that could stand out in the world with greater confidence. उन्होंने तर्क दिया कि अकबर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया में खड़ा हो सके. एक ऐसा देश जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर सके. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. किसको? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुलह कुल थ्रू स्टेट पॉलिसीज. किस प्रकार राज्य की नीतियों के माध्यम से सुलह कुल को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्रियान्वित किया. द आइडिया ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय मुगल एम्परर्स. सुलह कुल का विचार जो है मुगल सम्राटों द्वारा राज्य की नीति के माध्यम से लागू किया गया था. ऑल द नोबल्स लाइक ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, डेक्कन एक्सेट्रा वर इंक्लूडेड इन द मुगल एरिस्टोक्रेसी. कैसे अपनाया गया? क्योंकि सुलह कुल का मतलब है सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को समान रिस्पेक्ट देना. इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन सभी के रईस मुगल जो थे वो उनके जो है एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग में शामिल थे. यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो शासन व्यवस्था में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले थे, जो सलाह देने वाले थे, उन सब में सभी तरीके के लोग, सभी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग शामिल थे. अबुल फजल स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड इन द हायरार्की बट ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द नीड फॉर टैलेंट फॉर द एम्पायर. जो अबुल फजल थे वो मुगल का जो हायरार्की थी उसमें बिलीव तो करते थे, पदानुक्रम में विश्वास तो करते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे कि वो साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो प्रतिभा की जो भी शासन को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो भी सलाहकार नियुक्त किए जाएं अबुल फजल के हिसाब से, वो किसके हिसाब से चुने जाने चाहिए? वो मेरिट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, ना कि पदानुक्रम के हिसाब से, ना कि राजशाही के हिसाब से कि कोई भी राजशाही से रिलेटेड है, राजशाही से बिलोंग कर रहा है तो उसको वो पद दे दो. नहीं, अबुल फजल के हिसाब से जिसको ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास ज्यादा टैलेंट है, उसको वो पद दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, चाहे वो ईरानी हो, तुरानी हो, अफगानी हो, राजपूत हो या किसी भी और पंथ से हो. अगर उसके पास टैलेंट है तो उसको वो पद दे देना चाहिए. He did not bother about the social background of a talented person. उसके हिसाब से किसी भी, अगर कोई व्यक्ति प्रतिभावान है, उसके पास टैलेंट है, तो हमें उसका सोशल बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए. एक मिनट. While conferring all these posts and awards, not their caste or religion but their service and loyalty to the emperor were kept in mind. और जब ये सारी चीजें, जब ये सारी पोस्ट और अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो राजा को ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, जबकि उसने राज्य के लिए क्या काम किया है, क्या सर्विस दी है, और वो एम्परर के प्रति, सम्राट के प्रति कितना निष्ठावान है, कितना लॉयल है. इन सब चीजों को दिमाग में रख करके ही राजा को निर्णय लेना चाहिए कि फलाने व्यक्ति को मुझे कौन सी पोस्ट देनी है, कौन सा अवार्ड देना है. ठीक है. अकबर proved that his rule was not based on religious bias by abolishing the pilgrimage tax in 1563 CE and jizya in 1564. इसी चीज को प्रूफ करने के लिए 1563 ईस्वी में और 15 तीर्थ कर उन्होंने हटा दिया और 1564 में से जजिया कर को समाप्त कर दिया. ठीक है. किस को कि उसका जो है जो शासन है वो रिलीजियस बायस नहीं है, कि वो पर्टिकुलर धर्म के प्रति जो है बायस नहीं है. जजिया कर और ये पिलग्रिम टैक्स क्या होता था, पहले जो हिंदू जो है तीर्थ पे जाया करते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था. अकबर से पहले के जो शासन थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी
उनसे टैक्स लिया करते थे। तो ये टैक्स उन्होंने हटा दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा जो शासन है वो किसी भी जो है रिलीजियस बायस नहीं है। ठीक है। The officers of the empire were also directed to follow the rules of सुलह कुल in the administrations। और ये अधिकारियों को बहुत ही सख्ती से बोल दिया गया कि जितने भी अधिकारी हैं वो सुलह कुल के नियमों का पालन करें, उन्हीं के निर्देशों पर चले। The Mughal emperors provided grants for the maintenance and construction of places of worship। और मुगल सम्राटों ने पूजा स्थलों के रखरखाव और निर्माण के लिए भी बहुत सारी ग्रांट यानी कि बहुत सारे पैसे भी, अनुदान भी प्रदान किए कि जितने भी धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी मेंटेनेंस की जाए, उनका नया नया उनके प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाए, कोई टूट फूट किया गया है तो उनको अच्छे से सुधार किया जाए उनमें। ठीक है। ये किसके तहत आते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस के तहत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो उन्होंने सोवरेनिटी संप्रभुता के बारे में जो बात की है, क्या वो सामाजिक अनुबंध के रूप में है? अबुल फजल कैन बी कंपेयर्ड विद जियाउद्दीन बर्नी ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द पॉलिटिकल स्फीयर। Both of them were concerned with social stability. However, Abul Fazl method of handling this concept was different. राजनीतिक क्षेत्र में अबुल फजल की तुलना दिल्ली सल्तनत के जियाउद्दीन बर्नी से की जा सकती है। वे दोनों ही सामाजिक स्थिरता के बारे में बात करते हैं, संबंधित हैं। हालांकि इस अवधारणा को के बारे में अबुल फजल का जो तरीका है वो जियाउद्दीन बर्नी से थोड़ा अलग है। His Ain-e-Akbari creates a theory of sovereignty on the basis of social contract instead of Sharia, यानी कि सरिया। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है वो शरिया के बजाय सामाजिक अनुबंध के आधार पर संप्रभुता का सिद्धांत देती है। यानी कि शरिया मतलब मुस्लिम लॉ, और उसमें किस प्रकार से मुस्लिम लॉ के हिसाब से कि किस प्रकार से जो राजा का जो है क्रिएशन किया गया उसके आधार पे ना देकर के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि राजा जो है जनता के द्वारा चुना गया है और वो उसकी भी कुछ ड्यूटीज हैं। ठीक है। He drew a picture of society that existed before and explained the emergence of sovereignty। उनके हिसाब से जो समाज जो है वो संप्रभुता से भी पहले है, यानी कि संप्रभुता का मतलब यहाँ की राजा से भी पहले से मौजूद है समाज। ठीक है। He realized that there would be lawlessness and rebellion in society in the absence of strong ruler, this will be harmful। उन्होंने उनके हिसाब से ही रियलाइज दैट अगर शासक नहीं होगा, शासक की अगर अनुपस्थिति होगी तो समाज में अराजकता और विद्रोह हो जाएगा, जो कि बहुत ही हानिकारक है। तो उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया है कि राजा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि समाज में से अराजकता को हटाने के लिए और विद्रोह ना हो सोसाइटी में, इसलिए जरूरी है। जो शासक है वो क्या करेगा, एम्परर जो है वो बैलेंस करेगा सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इट रिप्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ प्री स्टेट सोसाइटी विच इज सिमिलर टू द नेगेटिव पिक्चर ऑफ प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गिवन बाय थॉमस होब्स। यह जो है इस हिसाब का जो कंसेप्ट है, होब्स ने क्या बोला है? होब्स ने भी बोला है कि पूर्व राज्य समाज की एक तस्वीर का ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि स्टेट से पहले ही सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। स्टेट क्या है? सोसाइटी का राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक रूप है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी एग्जिस्टेड बिफोर स्टेट। ठीक है। स्टेट क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है, लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है स्टेट। स्टेट से पहले भी सोसाइटी थी, यानी कि लोग अपने आप को पहले भी मैनेज किया करते थे जब ये कंसेप्ट नहीं था, स्टेट नहीं था। स्टेट मतलब अगर हम अबुल फजल की बात करें तो मोनार्की से पहले भी लोग अपने आप को मैनेज किया करते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, है ना। उनमें भी कुछ ना कुछ सिस्टम था, गवर्नेंस का सिस्टम था। ऐसा थोड़ी है कि मोनार्की आई है तभी जो है सोसाइटी ने अपने आप को जो है मैनेज करना स्टार्ट किया है।
ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सोसाइटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है स्टेट से भी पहले, ठीक है। और ऐसा ही जो है किसने बोला है, थॉमस होब्स, जो कि एक पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने भी प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की बात की है, ठीक है। और उनके ही के हिसाब से ही ये बोल रहे हैं। लेकिन अबुल फजल क्या बोल रहे हैं, स्टेट जब पहले से ही सोसाइटी एग्जिस्टेड थी और लोगों के बीच में जो है पहले से ही कोई ना कोई सिस्टम मौजूद था गवर्नेंस का, तो स्टेट की क्यों जरूरत पड़ती। तो स्टेट के लिए क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि समाज में अराजकता फैली हुई थी, समाज में विद्रोह ना हो, अराजकता ना फैले, इसीलिए मोनार्की जो है को वो बेहतर बता रहे हैं, ठीक है। बेहतर वो मोनार्की को वो बेहतर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोनार्की ही जो है स्टेट को एस्टेब्लिश किया, उससे पहले भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी और लोग अपने आप को मैनेज करते थे पॉलिटिकली, ठीक है। द एम्परर प्रोटेक्टेड द 4 एंटिटीज ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्यों एम्परर की जरूरत पड़ी, क्योंकि 4 चीजों को, प्रजा की 4 संस्थाओं की रक्षा करनी थी राजा को। किस किस की, लाइफ की यानी कि जना, प्रॉपर्टी यानी कि माल, ओनर यानी कि नेम्स, एंड रिलीजन यानी कि दिन, एंड इन लुई ऑफ द ओबीडियंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स एंड अ शेयर इन द रिसोर्सेज। सम्राट ने अपनी प्रजा को 4 संस्थाओं की रक्षा, जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ठीक है, इसी की रक्षा करने के लिए सम्राट को चुना गया। और प्रजा उसके बदले में सम्राट को क्या देगी, आज्ञाकारिता, यानी कि वो उसको उसकी बातों को मानेंगी और अपने जो जो रिसोर्सेज हैं उनमें से शेयर देंगी, टैक्स देंगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट बता रहे हैं कौन, अबुल फजल, कि स्टेट कैसे अस्तित्व में आया, या मोनार्की क्यों अच्छी है, मोनार्की को क्यों फॉलो किया गया, मोनार्की को क्यों फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। Only the just ruler would have been able to honor these contracts with power and divine guidance. उनके हिसाब से केवल और केवल न्यायिक शासक ही शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन के साथ इन अनुबंधों का सम्मान करने में सक्षम होगा। यानी कि राजा किसको बनाया जाएगा, कि जो इन सारी चीजों को जनता को दे सकने में अगर कामयाब होगा, कौन कौन सी जो अभी 4 चीजें बताई, उनको, वही एक अच्छा राजा बन सकता है। अकबर बिलीव दैट अ किंग इज ग्रेटेस्ट वेल विशर एंड प्रोटेक्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अकबर के हिसाब से, अकबर का ऐसा मानना था कि एक राजा जो है अपनी प्रजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक और रक्षक होता है। A king is supposed to be just, fair and generous. He should consider his subjects like his own children and should strive for the betterment of his subjects every moment. एक राजा को न्यायप्रिय तभी माना जा सकता है, एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उदार होना चाहिए। उसे अपने विषयों को अपने बच्चों की तरह, उसे अपने सब्जेक्ट्स यानी कि उसे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए और हर पल अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए प्रयास करने चाहिए, काम करने चाहिए। Akbar's successors also kept this principle of public interest as the main basis of their monarchical ideas. अकबर के जो आने वाले जो बाकी के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी इस जनहित के सिद्धांत को अपने राजशाही के विचारों में मुख्य आधार पर बनाए रखा, ठीक है, यानी कि उन्होंने भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। Abul Fazl located the basis of sovereignty in needs of the social order. Here his reasoning first follows the pure commands of reason, equal, equal, appealing to the tradition of the philosophers, philosopher and the scientist, hukama. अबुल फजल ने सामाजिक व्यवस्था की जरूरतों में संप्रभुता का अधिकार स्थित किया, यानी कि क्यों जरूरत है सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी मींस किसी भी शासक की, एम्परर की या शासन व्यवस्था की क्यों जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि उनका तर्क पहले के तर्क के शुद्ध आदेशों का पालन करता है, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की परंपरा से अपील करता है, ठीक है। Here his reasoning first follows the pure commands of reason, appealing to the tradition of philosophers and the scientists, ठीक है।
According to Abul Fazl, sovereignty was in nature a divine light for a izadi. And with this statement, he seems to dismiss as inadequate the traditional reference to the king as the shadow of God. अबुल फजल के अनुसार संप्रभुता प्रकृति में ही थी, वो एक दिव्य प्रकाश है फर ए इजादी, और इस कथन के साथ वह राजा को भगवान की छाया के रूप में, पारंपरिक संदर्भ के रूप में अपर्याप्त मानते हुए खारिज करते हैं। उनका वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि जो है राजा जो है वो जीने इलाही है, ठीक है, या भगवान की छाया है, बल्कि उसको तो लोगों ने आपस में ही चुना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अबुल फजल ने किस प्रकार से उन्होंने मोनार्की का क्या 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 कंसेप्ट दिया है। ठीक है, अब हम उसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ अबुल फजल कि अबुल फजल के जो मोनार्की पे जो आइडियाज हैं उनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, क्योंकि काफी डायनेमिक आइडियाज हैं उनके। रिलीजियस टॉलरेंस की वो बात कर रहे हैं, जहां पे अकबर से पहले के जो मुगल एम्परर हुए वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, और इवन धर्म के नाम पर लोगों से कर लेते हैं वो। और अबुल फजल बोल रहे हैं वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और उनका राजा जो है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो ऐसे में उनकी आलोचना तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो चलो देखते हैं कि उनको कैसे कैसे उनको क्रिटिसाइज किया गया। Abul Fazl is criticized for not being a true Muslim and for being a kafir. वो अबुल फजल की आलोचना सच्चे मुसलमान न होने के रूप में और काफिर होने के रूप में की जाती है। उनको काफिर माना जाता है और कहा जाता है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है। He did not believe in the superiority of Islam over all religions, while Berni and other thinkers regarded it as supreme. अबुल फजल ने इस्लाम को सुपीरियर नहीं माना, बल्कि अबुल फजल से पहले वाले जो थिंकर्स थे उन्होंने, फॉर एग्जांपल बर्नी, वो भी जो है इस्लाम को सुपीरियर मानते हैं सभी धर्मों में से। ठीक है, लेकिन जो अबुल फजल है उसने बोला कि सभी धर्म समान होते हैं। सुलह कुल की बात उन्होंने की। ठीक है, का आइडियाज उन्होंने दिया। It is because of this reason that many people called Abul Fazl a rebel, a kafir, Hindu और अग्नि पूजक। यही कारण है कि कई लोग अबुल फजल को विद्रोही, काफिर, हिंदू या अग्नि पूजक मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उनको बोल करके उनकी आलोचना की जाती है। He was too cynical of tradition, and those hostile to him record that he had roughly brushed aside Ghazali's criticisms of the scientists with the short remark that Ghazali had spoken nonsense. His cosmopolitan philosophy and Deen-e-Ilahi met with partial success in India. वह परंपरा के प्रति बहुत ही सनकी थे, लोग उनको ऐसा मानते हैं, और उनके प्रति शत्रुता रखने वालों का कहना है कि उन्होंने वैज्ञानिकों की गजाली की आलोचनाओं को मोटे तौर पर इस छोटी टिप्पणी के साथ दरकिनार कर दिया था कि गजाली ने बकवास की है। उनके महानगरीय दर्शन और दीन इलाही को भारत में आंशिक सफलता भी मिली। पॉलिटिक्स सच एज सुलहकुल एंड दीन इलाही re-informed his governance and administration, but these new experiments were not as successful as Akbar hoped. जो सुलहकुल और दीन इलाही की जैसी जो नीतियां थी उनके शासन और प्रशासन को मजबूत तो बनाया, लेकिन ये नए तरीके, नए प्रयोग उतने सफल नहीं हुए जितने अकबर ने उम्मीद की थी। There was inconsistency in his theory of social contract and the divine origin of sovereignty, since the two theories were not logically compatible with the each others. एक तरफ तो वो सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो सोवरेनिटी की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों में आपस में मेल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि जो एम्परर है वो किसका रूप है, भगवान का, जो अल्लाह है उसका ही स्वरूप है, उसी की छाया है। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं नहीं, राजा को जो है लोगों ने आपस में से चुना है, जो बेहतर था उसको राजा बनाया है, लोगों ने चुना है उसको। तो दोनों में क्या है, भेदभाव है। ठीक है, उसके खुद के ही आइडियाज क्लियर नहीं है उनके।
Indeed, he may be said to have attempted to combine the two, however, certain logical inconsistency persist. इस हिसाब से हम देखते हैं कि उन्होंने इन दोनों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश की है, किसको, डिवाइन थ्योरी को और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो गया कि कुछ गलतियां आ गई हैं, कुछ विसंगतियां उसमें देखने को हमें मिलती हैं। कंक्लूजन, Abul Fazl, a prominent courtier and historian in the court of Akbar the Great during the Mughal Empire, played a crucial role in documenting and articulating the principles of monarchical authority. His seminal work, the Akbarnama, and its subsequent volume, the Ain-e-Akbari, provide valuable insights into Akbar's approach to governance and the exercise of the imperial power. मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर महान के दरबार में प्रमुख दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल ने राजशाही अधिकार के सिद्धांतों को दस्तावेज करने और अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका मौलिक कार्य अकबरनामा और उनका मौलिक कार्य यानी कि उनका जो सेमिनल, उनका प्रमुख वर्क जो है, सोर्स है अकबरनामा, और उसके बाद में आईने अकबरी शासन के प्रति अकबर के दृष्टिकोण और शाही शक्ति के प्रयोग को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। In conclusion, Abul Fazl's portrayal of monarchical authority in the Mughal Empire reflects a sophisticated understanding of the complexities and responsibilities associated with ruling. Akbar's reign was characterized by a unique blend of political pragmatism and progressive outlook as he sought to establish a centralized, just, and inclusive form of governance. Abul Fazl's meticulous documentation of Akbar's policies, administrative reforms, and cultural initiatives underscores the importance of enlightened rule where the monarch's authority was tempered by a commitment to justice, secularism, and welfare of the diverse populace. अंत में मुगल साम्राज्य में राजशाही अधिकार का अबुल फजल का चित्रण शासन से जुड़ी जटिलताओं और जिम्मेदारियों की प्रकट समझ को दर्शाता है। अकबर के शासनकाल को राजनीतिक व्यवहारिकता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के अद्वितीय मिश्रण की विशेषता थी। जैसा कि उन्होंने कहा, शासन के एक केंद्रीकृत, न्यायपूर्ण और समावेशी रूप को स्थापित करने की मांग की। अकबर की नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक पहलों के अबुल फजल के सावधानीपूर्वक प्रलेखन प्रबुद्ध शासन के महत्व को रेखांकित करते हैं, जहां सम्राट के अधिकार को न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विविध आबादी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित किया गया था। The legacy of Abul Fazl's writings endures as a historical testament to the ideals and challenges of monarchical authority in the Mughal context. अबुल फजल के लेखन की विरासत उनके आदर्शों और चुनौतियों के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में बनी हुई है। His work serves as a valuable resource for understanding the dynamics of power, governance, and cultural synthesis during a pivotal period in South Asian history. उन्होंने जो काम किया है और जो उन्होंने जो बातें बोली हैं, जो अकबरनामा लिखा है, उसमें हमें पावर के बारे में, गवर्नेंस के बारे में और कल्चरल सिंथेसिस की जो साउथ एशियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका वर्क। अबुल फजल्स contribution to the documentations of Akbar reign contributes to our broader understanding of effective and benevolent leadership, leaving a lasting impact on the study of political philosophy and the history of Mughal Empire. अकबर के शासनकाल के प्रलेखन में अबुल फजल का योगदान प्रभावी और उदार नेतृत्व की हमारी व्यापक समझ में योगदान देता है, जो राजनीतिक दर्शन और मुगल साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन का स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अबुल फजल ने जो मोनार्की पे जो आइडियाज दिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके आइडियाज जो हैं बहुत यूनिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये जो है यूनिट कंप्लीट होती है
और इस पे कोई भी क्वेश्चन अब अगर आप लोगों को आएगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आई हैं। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ ही सकते हो, मैं हर कमेंट का जो है आंसर करती ही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों की बाकी की जितनी भी इससे रिलेटेड इस पेपर की वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, वहां से आप देख सकते हो। और इसके अलावा बाकी के भी जो पेपर्स हैं उनकी भी वीडियो डली हुई हैं, जो अभी पेपर आपके नहीं हुए हैं और हिस्ट्री के भी पेपर हैं उनकी भी वीडियो डली हुई है। तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप वीडियो देख सकते हैं।